नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की सभी जरूरी और बड़ी खबरों का जिक्र होगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का क्या है हाल और कैसे सरकार ले सकती है लॉकडाउन लगाने पर फैसला। इसी के साथ जिक्र होगा कि कैसे भारत की सरकार चीन और पाकिस्तान को दे रही है मुंहतोड़ जवाब। 10 मिनट में 50 बड़ी हेडलाइन टुडे बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के तहत सारी हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों पर। यूरोप में मंडरा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, पुतिन की जिद है इसकी वजह। वहीं अगले एक महीने में ज्यादा खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन, आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट ने दी है इसको लेकर के बड़ी चेतावनी। भारतीय सीमा के निकट चीनी सैन्य निर्माण से पेंटागन चिंतित, कहा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को जवाब देने में सक्षम है भारत। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक कराएंगे पुतिन, रूस ने दिए हैं इसके संकेत। वहीं देश में ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार, एक ही दिन में मिले 14 नए मामले, गृह मंत्रालय ने की हालात की समीक्षा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों का हुआ सफाया। यूपी को देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का मिलेगा उपहार, पीएम मोदी 18 दिसंबर को करेंगे इसका शिलान्यास। वहीं आधार से जुड़ सकेगा वोटर कार्ड, वोटिंग में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम। सपा कांग्रेस को भाजपा ने दिया झटका, कई नेताओं की घर वापसी के साथ 13 ने ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी। फिर से सस्ता हो सकता है पेट्रोल, मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। यूपी का अनुपूरक बजट 2020-21 चुनावी साल में श्रमिकों पर मेहरबानी, भरपूर बिजली की तैयारी, असंगठित श्रमिकों को 500। दोस्तों इसी प्रकार की और बड़ी हेडलाइंस आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, अगर आपको विदेश की सेना पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर से रुक करते हैं तमाम सुर्खियों की तरफ। अब नहीं रख सकेंगे 2 वोटर आई कार्ड, आधार से लिंक करने की चल रही है तैयारी। वहीं भारत शुरू कर चुका है समुद्रयान मिशन, इंसानों को समुद्र की गहराई में भेजा जाएगा। पेट्रोल सस्ता करने के लिए सरकार का नया प्लान, झटके में इथेनॉल पर दी बड़ी राहत। वहीं किसानों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को लेकर योगी सरकार ने खोला पिटारा, 500 रुपए बढ़ाई पेंशन, जाने कब से होगा ये नियम लागू। अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो हो जाए सावधान, आपके घर क्रॉस का निशान लगाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली चुनाव की कमान, 10 दिन में 4 बार करेंगे दौरा, गंगा एक्सप्रेसवे का भी करेंगे शिलान्यास। विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता, 18 से होगी भारत मध्य एशिया वार्ता की शुरुआत, अफगानिस्तान, अमेरिका समेत इन मुद्दों पर होगी बातचीत। तालिबानी शासन में भी अफगानिस्तान को मानवीय सहायता, दवा के बाद अब गेहूं की खेप भेजेगा भारत। वहीं अब 241 एकड़ में सजेगी श्री राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति, आवास विकास ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना में अब खरीदेगा 1433 एकड़ भूमि। चीन ने भारत में लगने वाली सीमा पर तैनात किए खतरनाक बम वर्षक, एलएसी के पास सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई गई। पीएम की रैली में भाजपा में आ सकते हैं विपक्ष के कई कद्दावर नेता, पलक झपकते ही विरोधी को क्लीन बोल्ड कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, उत्तराखंड के चुनाव में जबरदस्त सियासी गर्माहट। गृह मंत्री अमित शाह 18-19 दिसंबर को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, 2 दिन के दौरे का कार्यक्रम हो चुका है तय। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को काशी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों का हुआ सफाया। वहीं हरियाणा सहित उत्तरी भारत में शीतलहर और कोहरा शुरू, राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी। HAL का BEL के साथ सबसे बड़ा समझौता, अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस होगा लड़ाकू विमान तेजस। छावनी क्षेत्रों की सड़कों व इमारतों का हो भारतीय सैनिक के नाम पर नामकरण, राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। वहीं राज्य मंत्री रामदास अठावले बोले, विधानसभा चुनाव में अखिलेश की 400 नहीं सिर्फ 40 सीटें आएंगी।
उत्तर प्रदेश चुनाव, लखनऊ में 17 दिसंबर को निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की संयुक्त रैली, अमित शाह कर सकते हैं इसमें शिरकत। उत्तर प्रदेश विधानमंडल शीतकालीन सत्र, सरकार ने कहा कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत। 17 जिलों के 6117 गांव में नल से जल पहुंचाने की योजना, 10,000 करोड़ रुपए के सप्लीमेंट्री बजट को मध्य प्रदेश में कैबिनेट ने दी मंजूरी। वहीं एक खुशखबरी, 23 दिसंबर को मेरठ आएंगे मंत्री नितिन गडकरी और शहरवासियों को देंगे करोड़ों की सौगात। वहीं फिर से एक और खुशखबरी, फिर सस्ता हो सकता है पेट्रोल, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यूपी चुनाव 2022 जनवरी में लागू हो सकता है आचार संहिता, क्या इस वजह से पीएम मोदी कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां? तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी हेडलाइंस। आगे की खबर भी है बेहद जरूरी, अंत तक खबर में ध्यान से बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो लाइक करके अपना समर्थन और आशीर्वाद दें। रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। यूरोप में मंडरा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, पुतिन की जिद है इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक भारी हथियारों के साथ यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। ऐसे में यूक्रेन के एक मंत्री ने दावा किया है कि अगर रूस ने हमला किया तो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने आगाह किया है कि रूस जनवरी में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती को लेकर रूस का कहना है कि वो अपने देश के किसी भी हिस्से में सैनिकों को तैनात करने के लिए स्वतंत्र है और दुनिया के किसी भी देश को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्काई न्यूज से बात करते हुए यूक्रेन के पूर्व सैनिकों के मंत्रालय की मंत्री यूलिया लापुतिना ने कहा है कि अगर रूस ने हमला किया तो उनका देश अपना बचाव करने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, एक बार अगर रूस ने कर दिया यूक्रेन पर हमला तो छिड़ जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 1 महीने में ज्यादा खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट ने दी है ये बड़ी चेतावनी। जी दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है और नए वेरिएंट के संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में ओमिक्रॉन ने अपना डरावना रूप दिखाना शुरू कर दिया है और इस बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की मुख्य इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। अर्थशास्त्री गोपीनाथ ने कहा है कि अगले 1 महीने में ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में कम गंभीर होगा। गीता गोपीनाथ ने एक बड़े न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि अगले 1-2 महीना में ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक हो सकता है, जिससे संक्रमितों की संख्या में तेजी आ सकती है और इससे अस्पताल भी प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि ओमिक्रॉन अपनी रफ्तार बढ़ाता है तो फिर एक बार फिर से यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे जरूरी है वैक्सीनेशन, क्योंकि हमें अब भविष्य में कोविड-19 के नए टीके मिलते रहेंगे। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सीमा के निकट चीनी सैन्य निर्माण से पेंटागन चिंतित, कहा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को जवाब देने में सक्षम है भारत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने हिमालयी क्षेत्र में भारत से जुड़ी सीमा के करीब चीनी सैन्य निर्माण पर चिंता जताई है। हालांकि विशेषज्ञों और अधिकारियों को भरोसा है कि भारत चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को जवाब देने में सक्षम है। पेंटागन की एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से फॉरेन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सीमा पर सैन्य निर्माण चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता के अनुरूप है और ऐसा हिंद प्रशांत क्षेत्र की अन्य जगहों पर भी दिखता है। फिलीपींस से जुड़े नवंबर के एक वाकये का उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है, जब चीन ने उसकी आपूर्ति नौकाओं को रोक दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक कराएंगे पुतिन, रूस ने दिए हैं इसके संकेत। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीनी सीमा पर जारी तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रयासों से पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये बैठक हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने बताया कि रूस, चीन और भारत के बीच शिखर बैठक निकट भविष्य में हो सकती है। पुतिन ने अपनी भारत यात्रा के बारे में जिनपिंग को बताया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार, एक ही दिन में मिले 14 नए मामले, गृह मंत्रालय ने हालत की समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, देश में गुरुवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 14 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 5 तो तेलंगाना और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 नए मामले सामने आए हैं, जबकि गुजरात के मेहसाणा जिले की वीजापुर तहसील के एक गांव में एक 41 वर्षीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई। इसके साथ
साथ ही देश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 83 हो गया है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने गुरुवार को देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों का कर दिया गया सफाया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जिले के रेडवानी इलाके में हुई है और सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को इसमें ढेर कर दिया गया है। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा संगठन के बताए जा रहे हैं। प्रवक्ता ने आगे बताया कि सुरक्षा बलों ने पहले इलाके की घेराबंदी की और फिर आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी को देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का मिलेगा उपहार। पीएम मोदी 18 दिसंबर को करेंगे शिलान्यास। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे का उपहार मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो रेलवे ग्राउंड पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 36,230 करोड़ रुपए की लागत से 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की स्वीकृति पिछले साल 26 नवंबर को दी थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होने वाला गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे पर भी वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग में सहायता के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सपा कांग्रेस को भाजपा ने दिया बड़ा झटका। कई नेताओं की घर वापसी के साथ 13 ने ज्वाइन की बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे नेताओं को अपने पाले में करने की होड़ लगी हुई है। गुरुवार को कई सपा, बसपा और कांग्रेस समेत कई दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग कर ली गई है। ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में प्रदेश कार्यालय में इन बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग हुई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर से सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जी दोस्तों, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत इथेनॉल पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। बता दें कि ईबीपी प्रोग्राम यानी कि इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जाता है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी है। दोस्तों बड़ी खबर की तरफ अपडेट निकल के आ रही है। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले म्यूटेंट होकर एक बड़ी लहर ला सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा कोरोना की पहली लहर में कोविड-19 का जो वायरस आया था वो म्यूटेशन होने के बाद डेल्टा वेरिएंट बना था और उससे हुई थी जबरदस्त तबाही। और अब तीसरी लहर की आशंका यहां पर जारी कर दी गई है। अमेरिका कोरोना लहर का दोहरा खतरा अमेरिका में मंडरा रहा है और पहले से ही डेल्टा मामलों से जूझ रहे अस्पताल के कर्मचारियों के अवकाश निरस्त किए जा सकते हैं। व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा है कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि वैक्सीन के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर काम ना करने के भी यहां पर प्रमाण मिले हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग भी संक्रमित हो गए हैं जिन्होंने दोनों डोज की वैक्सीन ले ली है। अब ऐसे में स्थिति क्या कुछ रहेगी, 1 महीने बाद क्या कुछ होगा, इसको लेकर बड़े रिसर्च में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कर दिया है खुलासा और कहा है कि 1 महीने में दुनिया भर में फैल जाएगा ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन की लहर हो गई है तेज। दिल्ली में 4, गुजरात में 1 नया मरीज आया है सामने और अब तक कुल केस हो चुके हैं 78। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर देश में बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज सामने आए हैं और इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 पहुंच गई है। दिल्ली के अलावा गुजरात में भी ओमिक्रॉन का नया केस सामने आया है। भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को कर्नाटक में आया था। तब से अब तक देश के 11 राज्यों तक ये पहुंच चुका है। देश भर में ओमिक्रॉन के अब तक 78 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 32, राजस्थान में 17 के बाद दिल्ली अब तीसरे नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। गुजरात में भी ओमिक्रॉन का एक और नया केस आया है। इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है गुजरात में। तो दोस्तों आपको बता दें ओमिक्रॉन देश में धीरे धीरे फैलता जा रहा है और इसको लेकर किसी भी वक्त हो सकता है सरकार द्वारा
बड़ा ऐलान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बांग्लादेश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गर्मजोशी से स्वागत, दी गई 21 तोपों की सलामी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 3 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अपने समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे और 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। कोविंद के आगमन पर 21 तोपों की सलामी दी गई है और कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद और बेटी स्वाति कोविंद सहित एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ एयर इंडिया 1 की विशेष उड़ान से ढाका पहुंचे। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश के राष्ट्रपति एम अब्दुल हमीद ने अपनी पत्नी रशीदा खानम के साथ ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोविंद के अगवानी की और कोविंद की अगवानी के लिए कई वरिष्ठ मंत्री, असैन्य और सैन्य अधिकारियों के साथ हवाई अड्डे पर मौजूद थे। बांग्लादेश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों ने उन्हें हवाई अड्डे पर स्वागत समारोह के तहत सलामी गारद दी। और दोस्तों, आपको बता दें कि 21 तोपों की सलामी दी गई है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह के बयान पर आग बबूला हुआ पाकिस्तान और यूपी चुनाव से जोड़ दिए उसके तार। जी हां दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान सरकार और सेना की ओर से फैलाए जा रहे छद्म युद्ध के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के बयान से पाकिस्तान आग बबूला हो गया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस यूपी तथा अन्य राज्यों के चुनाव को जीतने के लिए अति राष्ट्रवाद की भावना को भड़का रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हिंदुत्व के एजेंडे को भी वो बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इख्तियार अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान राजनाथ सिंह के निराधार, अनावश्यक और उकसाव बयानों की कड़ी निंदा करता है। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह ने दिया ऐसा बयान कि भड़क उठा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, राजनाथ के आतंकियों पर दिए गए बयान से भड़क चुके हैं पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मोदी सरकार के इस फैसले से खुश हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी कर दिए गए हैं ढेर। ये ताजा अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ बीती रात कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में शुरू हुई थी। हालांकि 2 आतंकियों के मारे जाने की बाद भी ऑपरेशन अभी जारी है। कुलगाम में 2 आतंकियों के मारे जाने का यह मामला उस समय आया जब एक दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 11 आतंकी को पुलवामा में मार गिराया था। हिजबुल का यह आतंकी ए कैटेगरी का था, जिसकी पहचान फिरोज अहमद डार के रूप में की गई थी। जानकारी के मुताबिक फिरोज अहमद डार कई सारी आतंकी घटनाओं में संलिप्त था, जिसमें 2018 में शोपिया जैनपुरा में हुआ हमला भी शामिल है और इस हमले में जम्मू कश्मीर के 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे हो सकते हैं अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस कमेटी के चेयरमैन बने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारी संभाल ली है। वहीं सेना के तीनों अंगों के चीफ में से जो वरिष्ठ होता है, उस जिम्मेदारी उसी को दी जाती है और पहले ये जिम्मेदारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पास थी, लेकिन 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत के निधन के बाद तीनों चीफों में सीनियर मोस्ट होने की वजह से जनरल नरवणे को यह जिम्मेदारी मिली है। सेना के बाकी दोनों अंगों के चीफ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख आर. हरि कुमार इनसे जूनियर हैं और इसीलिए दोनों इस पद को नहीं संभाल सकते। वहीं आपको बता दें दोस्तों, सरकार ने दिसंबर 2019 में पहले सीडीएस पद के जनरल रावत के नाम का ऐलान किया था, तो चेयरमैन का पद सीडीएस के साथ साथ जनरल बिपिन रावत के पास चला गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से जुड़ी आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, बोले किसानों की आय बढ़ने के लिए बीज से लेकर बाजार तक उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रशासन पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि सेक्टर, खेती किसानी के लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देश भर में किसान
किसान भाइयों से आग्रह किया था कि प्राकृतिक खेती के राष्ट्रीय सम्मेलन से जरूर जुड़ें। और आज करीब करीब 8 करोड़ किसान देश के हर कोने से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई है, जिस दिशा में बढ़ी है, वो हम सब ने बहुत बारीकी से देखा है। अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का अवसर और चुनौतियां हैं। दोस्तों, किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि किसान की आय बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक अनेक कदम उठाए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तक की व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी तक की योजना बनाई गई है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सिंचाई के सशक्त नेटवर्क के लेकर किसान रेल तक की व्यवस्था की जा रही है। वहीं दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान आंदोलन जो अब खत्म हो चुका है और किसान अपने घर वापस लौट चुके हैं, उसके बाद पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक उठाए गए हैं बड़े कदम। वहीं किसान आंदोलन ने अब बढ़ा दी है कांग्रेस की मुश्किलें। किसानों ने सीएम चन्नी के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। कांग्रेस को वादा याद दिला रहे हैं पंजाब में किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस करवाने के बाद दिल्ली की सीमाओं से पंजाब लौटे किसानों ने राज्य की चन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान संगठन अब चन्नी सरकार को उन्हीं के वादों की याद दिला रहे हैं जो पंजाब सरकार ने आंदोलन के दौरान किया था। किसान संगठन कर्ज माफी, आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने जैसे वायदों की याद चन्नी सरकार को वो दिला रहे हैं। दरअसल पंजाब सरकार ने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसान का समर्थन करके उन्हें लुभाने की हर संभव कोशिश की थी। इतना ही नहीं, 2017 के चुनाव में किसानों से किए